हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि इंडिया में बुद्धिज्म कब और क्यों आया। और यहाँ पर थोड़ा सा हम वैदिक एज से कंसीडर करते हुए चलेंगे, तभी हम इस टॉपिक के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, वैदिक एज कब स्टार्ट हुआ था? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के इन बिटवीन हमें वैदिक एज देखने को मिला। और वैदिक एज आप इसको मान सकते हो, सनातन धर्म मान सकते हो और हिंदू धर्म मान सकते हो, बात एक ही है। अब देखिए, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के इन बिटवीन 4 वेदास लिखे गए थे, या इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के इन बिटवीन हमें एक वेद का कंपाइलेशन देखने को मिला आर्यंस के द्वारा, और वो कौन सा वेद था? ऋग्वेद। अब ये जो 500 साल का टेन्योर है, इस टेन्योर में हमें पहले क्लास सिस्टम देखने को मिलता था। मतलब जो सोसाइटी थी वो बेसिकली क्लास सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती थी। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र, ये पहले जो 4 हमें क्लास सिस्टम देखने को मिलते थे। मतलब जैसा कोई काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंगली क्लास में रखा जाएगा। अगर कोई रिलीजियस इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहा है तो वो ब्राह्मण्स, अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी टेरिटरी को तो वो क्षत्रियास, अगर कोई फार्मिंग से रिलेटेड वर्क कर रहा है या कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो वो वैश्य, अगर कोई लेबर वर्क कर रहा है तो वो शूद्र। तो ये 500 सालों में कोई ऐसा यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर ये क्लास सिस्टम था और इसको रिलेट करा जाता था ब्रह्मा जी से। अब वो कैसे? देखो, ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उत्पत्ति हुई ब्राह्मण्स की, ब्रह्मा जी के आम से उत्पत्ति हुई क्षत्रियास की, ब्रह्मा जी के थाई से उत्पत्ति हुई वैश्यास की, एंड ब्रह्मा जी के फुट से उत्पत्ति हुई शूद्र की। मतलब इसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप बेसिकली क्या कंसिडर होंगे? ब्राह्मण। अगर आप अपनी टेरिटरी या फिर अपने घर को या अपनी फैमिली को या अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप क्या हुए? क्षेत्रीय। अगर आप पढ़ा रहे हो और जॉब कर रहे हो या कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो तो आप क्या हुए? वैश्य। अगर आप कोई ऐसा घर में काम कर रहे हो या कहीं पर भी कोई श्रमिक वर्क कर रहे हो तो आप क्या हुए? शूद्र। तो पहले क्लास सिस्टम होता था। फिर 1000 बीसी के बाद 600 बीसी के इन बिटवीन जब 3 वेदास का कंपाइलेशन हुआ तो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई। मतलब यहाँ पर हेरिडिटरी पोस्ट होगी, जैसे ब्राह्मण्स का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्लास सिस्टम की जगह कास्ट सिस्टम देखने को मिला 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के इन बिटवीन। अब जब कास्ट सिस्टम में ये डिवीज़न हमें देखने को मिला था तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी भी हो गई थी कि जो ब्राह्मण्स हैं वो शूद्र के साथ सेम डाइनिंग नहीं करते थे, मतलब खाना नहीं खाते थे। एंड मैरिज अलाउड नहीं थी। हालांकि आज भी हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है, बट उस समय तो बहुत ही ज़्यादा इसको एक डिफरेंट वे में देखा जाता था कि ब्राह्मण्स और शूद्र का कोई ऐसा मेल नहीं है। और एक टाइम हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई थी कि जो शूद्र हैं वो मंत्रास का भी उच्चारण नहीं कर पाते थे। मतलब इनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया था। और उसके बाद हमारे देश में 2 धर्म का उदय देखने को मिला, और वो कौन कौन से धर्म हैं? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ गया कि बुद्धिज्म हमारे देश में क्यों आया। अब बुद्धिज्म को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये मैं आपको हम लास्ट में कंसीडर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया से बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे स्प्रेड हुआ। चलिए, गौतम बुद्धा जी को डिस्कस कर लेते हैं। गौतम बुद्धा जी का जन्म 563 बीसी में विसाखी पूर्णिमा के दिन कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। ये जो विसाखी पूर्णिमा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जन्म भी इस दिन हुआ था, मृत्यु भी इस दिन हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति भी इस दिन हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर जो इनकी मदर का नाम था महामाया, वो प्रिंसेस थी कोसलन डायनेस्टी के, और इनके फादर थे सुदोधना जो कि रूलर थे कपिल वस्तु के। और ये जब 5 दिन के थे इनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ, और इनको शक्या मुनि भी कहा जाता है क्योंकि ये शक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। अच्छा, आपने यहाँ पर नाम पढ़ा होगा गौतम बुद्धा। गौतम इनका नाम कैसे पड़ा? महामाया जो है ये अर्लियर एज में इनकी डेथ हो जाती है और इनका जो पालन पोषण इनकी स्टेप मदर करती है जिनका नाम है गौतमी। डेट्स वाई इनको हम गौतम बुद्धा भी कहते हैं। और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, और इनकी शादी होती है मात्र 16 साल की उम्र में। जैसे आपने रामायण और महाभारत में देखा होगा ना कि स्वयंवर होता था, ठीक वैसी इनकी शादी होती है। और इनके एक बेटे भी थे राहुल, और इनके गुरु का नाम था अलारा क्लामा, जिन्होंने मेडिटेशन सिखाया था गौतम बुद्धा को। और इनके एक फेवरेट होस्ट थे कंठक, और कंठक के संचालन थे चन्ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें समझना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि गौतम बुद्धा 29 साल की उम्र में अपने घर से कैसे निकलते हैं और क्यों निकलते हैं। देखिए, सुदोधना को एक प्रिंस ने कहा था जैसे गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था कि आपका जो बेटा है ये संसारिक मोह को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा, आप अपने अंपायर से इसको बाहर मत निकलने दीजिएगा। 29 साल की उम्र में
कंठक और चन्ना के साथ ये अपने घर से निकलते हैं, मतलब अपने एम्पायर से निकलते हैं, तो इनको अलग ही जीवन का अनुभव होता है। एक एज्ड मैन इनको देखने को मिलता है जो कुछ भी काम करने में असमर्थ था, एक सिक मैन बहुत ही बीमार व्यक्ति, एक डेड बॉडी जिसके चारों ओर लोग रो रहे हैं, और एक रिलीजियस बेगर। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा को लगता है कि जो वर्ल्ड है वो कंप्लीट सोरो से भरा हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है, ज़िंदगी का रहस्य क्या है, और इसी की तलाश में ये घर छोड़ देते हैं। तो अब समझ में आया कि 29 साल की उम्र में घर क्यों छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल समझें बुद्धास की टीचिंग के, दुख दुख तो रीज़न था ही घर छोड़ने के लिए। तो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो। अब सोरो क्यों हम कंसिडर करते हैं, मतलब हमें अपनी लाइफ में क्यों दुख देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन है, तो यहाँ पर इसका भी सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन क्या है कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं उनको हमें लिमिट करना होगा या फिर ख़त्म करना होगा। जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी के लिए आपका डिज़ायर ये है। उसके बाद आपको लगेगा एक बड़ा सा घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक फ़ॉरेन ट्रिप के लिए पैसा होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। तो एक डिज़ायर अगर ख़त्म हो गई तो अगली डिज़ायर यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और यही कहीं न कहीं दुःख का रीज़न है। और अगर हम अपने डिज़ायर्स को लिमिट कर देंगे तो डेफ़िनेटली जो हमारी ज़िंदगी में दुःख है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और या फिर हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को। मतलब देखो, मटेरियलिस्टिक लाइफ तो हमें जीनी होगी। या तो हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अगर हमें बुद्धिज़्म को अपनाना है तो हमें मॉन्क बनना होगा, नहीं। हम नॉर्मल लाइफ में भी बुद्धिज़्म को अपना सकते हैं, मतलब जो हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली भी हम बुद्धिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है, प्रिंसिपल्स हैं, उस पे चल सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए मिडल पाथ चुनना होगा। मतलब ऐसे समझ लो इसको ईज़ी लैंग्वेज में, हालाँकि एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं लगता कि एप्रोप्रिएट होगा, बट फिर भी आप या तो अमीर ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे या गरीब, या फिर आप ऐसे यहाँ पर समझ लो कि आपके पास इतना पैसा हो और उसको लेकर आप संतुष्ट हो। तो मिडल पाथ हमेशा गौतम बुद्ध प्रेफ़र करते थे, और इसको मैं आगे भी रिलेट करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए जस्ट आप ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब बुद्धास की लाइफ़ एक बार देख लेते हैं। देखो, 563 बीसी में जन्म हुआ लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। सुधोधना इनके फादर का नाम था, महामाया इनकी मदर का नाम था, और विसाखी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और मैंने आपको बताया ही है, जन्म भी इस दिन हुआ था, मृत्यु भी इस दिन, और एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और इसको बुद्धिज़्म में सिम्बलाइज़ करा जाता है लोटस एंड हैंड की फॉर्म में। अगर आप कोई भी साइट में लोटस या फिर हैंड देखोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि गौतम बुद्ध जी के जन्म के बारे में आपको बताया जाएगा। 534 बीसी में महाबनिष्क्रमणा 29 साल की उम्र में अपने घर से निकल जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, महाबनिष्क्रमणा, और इसको सिम्बलाइज करा गया है हॉर्स की फॉर्म में। और हॉर्स का क्या नाम था, कंठक। और हॉर्स के संचालन कौन थे, चन्ना। जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। 528 बीसी में 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको क्या कहा जाता है, निर्वाणा। एनलाइटमेंट कहाँ पर होती है, पीपल ट्री, इसको आप बोधि ट्री ही याद रखिएगा, ऑन बैंक ऑफ रिवर निरंजना। और ये कहाँ पर है, गया बिहार में। इसको सिम्बलाइज करा गया बोधि ट्री से ही। 528 बीसी में धर्मचक्र परिवर्तन, क्योंकि इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, इसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और कहाँ दिया था, सारनाथ डियर पार्क में। सिम्बलाइज किसे किया जाता है, व्हील से। और 483 बीसी में 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाणा, एक महान हस्ती जो बेसिकली जन्नत की ओर प्रस्थान कर गए, तो महापरिनिर्वाणा। इसको सिम्बलाइज करा जाता है स्तूप की फॉर्म में, जो इनके रेलिक्स थे उससे स्तूप बनाए गए थे, तो स्तूप की फॉर्म में सिम्बलाइज करा जाता है जब गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी। उसके बाद देखिए, अगर आप बुद्धिज़्म को अपनाना चाहते हैं तो आप 8 फोल्ड पाथ को चुन सकते हैं। 8 फोल्ड पाथ अगर आप बुद्धिज़्म को ना भी अपनाएं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए, राइट स्पीच, जो भी आप काम कर रहे हैं और जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप वही बोलिए जो बिल्कुल सही हो। अब देखिए, हम अपने यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो राइट स्पीच तो हम लोगों को यहाँ पर सोच समझ के बोलना होगा। और गौतम बुद्धा से अगर कोई भी क्वेश्चन करता था ना, तो वो ज़्यादातर मेडिटेशन में चले जाते थे। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिनका आंसर नहीं करते थे, और बहुत से क्वेश्चंस होते थे जिनका वो घुमा फिरा के या फिर मिडल पाथ उसका बताते थे कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको इस रास्ते में जाना होगा। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा की लाइफ से इंस्पायर्ड होकर हमें वही बोलना चाहिए जो बिल्कुल सही हो, और जिस पर हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर कंसर्न ना हो, राइट एक्शन। अब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप अपनी प्रिपरेशन सही से कर पा रहे हैं? क्या आप
स्लीपी क्लासेस की वीडियो देख रहे हैं तो आपका जो एक्शन है वो राइट होना चाहिए, एंड राइट मीन्स ऑफ लाइवहुड। तो लाइवहुड बेसिकली आप अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। राइट एफर्ट्स, अब यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल मैं दूंगा। देखो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है 1 साल में नहीं होगा तो दूसरे साल हो जाएगा, तीसरे साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 4-5 साल पढ़ेंगे। आप अपने एफर्ट्स को ऐसे पुट ऑन करो कि आपका जो पेपर है वो पहले से क्लियर हो जाए, क्योंकि हर साल पेपर पैटर्न हमें चेंज देखने को मिलता है। क्या पता किस्मत साथ दे ना दे, क्या पता वैकेंसीज कम हो जाए, तो हमें अपने एफर्ट्स को राइट वे में ही लगाना चाहिए। राइट मेमोरी, कुछ भी आप देख रहे हो, मान लो कि आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत कुछ याद हो गया, 70% आपको याद हो गया, लेकिन 30% की कमी थी, आपने कहा कि चलो हम बाद में देख लेंगे, जैसी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर पीडीएफ के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। अगर आप वीडियो को 2 बार, एक बार नॉर्मल स्पीड पर, एक बार 2 की स्पीड पर देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको अपनी मेमोरी को भी राइट वे में लगाना होगा, राइट मेडिटेशन। अब देखिए मेडिटेशन तो खैर हमें करना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में हम लगा पाते हैं। तो गौतम बुद्धा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेडिटेशन बहुत करते थे। राइट रेजोल्यूशन, हमारा रेजोल्यूशन राइट होना चाहिए, विजन राइट होना चाहिए। जो 8 फोल्ड पाथ हैं इनको हमें अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए। अब देखिए जैसे ही गौतम बुद्धा जी की डेथ होती है तो उसके बाद 4 काउंसिल्स होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लूँ। तो 4 काउंसिल्स होती हैं और ये 4 काउंसिल्स को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में राजगिरा में, और यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो हेड होते हैं इस काउंसिल के, महाकश्यप। और कौन से किंग के समय में होती है, मतलब कौन से किंग के टेन्योर में ही होती है, अजात शत्रु। और यहाँ पर क्या डिसाइड किया जाता है, यहाँ बेसिकली लिटरेचर वर्क किया जाता है, विनय पिटक एंड सूत पिटक। अब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो विनय पिटक है ये बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था, आनंदा के द्वारा। और जो सूत पिटक है इसको कंपाइल्ड करा गया था उपाली के द्वारा। यहाँ पर लिख लो आनंदा। ये वन ऑफ द डिसिपल्स थे जिन्होंने डियर पार्क में फर्स्ट सरमन अटेंड किया था। उसके बाद सेकंड विशाली में हुई थी 383 बीसी में। कौन से किंग के समय में, काल अशोका के समय में। बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे, सबा कामी, ये हेड थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और यहाँ पर जो विनय पिटक में कुछ डिस्प्यूट था कोड ऑफ डिसिप्लिन को लेकर, इसको थोड़े चेंजेस करे गए थे। थर्ड पाटलिपुत्र में 250 बीसी में हुई थी अशोका के समय में। और यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो हेड थे इनका नाम था मुगालीपुट्टा तीसरा। और यहाँ पर 3 टाइप पिटक, जो तीसरी लिटरेचर वर्क है वो यहाँ पर डन करा गया था अभिधमा पिटक। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। वासुमित्र हेड थे और डिप्टी वास अश्वघोष, और इन्होंने बुद्धा चरित्र लिखी है, तो इनका नाम आपने याद रखना। बुद्धा चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोष ने। यह हमने घटना चक्कर में भी डिस्कस किया था। और किंग कौन थे उस समय, कनिष्क। कनिष्क के समय में जो बुद्धिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयाना और महायाना। ये हीनयाना और महायाना सेक्ट क्या होता है इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर महायाना और हीनयाना को एक बार हम पढ़ लेते हैं। महायाना कब आया था, कनिष्क के समय में आया था। हीनयाना कब था, अशोका के समय में था। अब यहाँ पर जो हीनयाना का कंसेप्ट है इसको ऐसे समझ लो कि इसमें गौतम बुद्धा को एज अ गुरु माना जाता था या फिर एज अ टीचर। मतलब अगर कोई भी 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा तो वो बेसिकली बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है उसको सही मानने में समझ पाएगा। महायाना में जो गौतम बुद्ध हैं उनको एज अ गॉड का दर्जा दिया गया था। और ये चाइना में, जापान में बेसिकली महायाना सेक्ट ही फॉलो होता है। और हीनयाना तिब्बत में, श्रीलंका में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। वज्रयाना ये महायाना से ही निकले हैं। यहाँ पर मंत्र तंत्र, जो बुद्धिज्म में मंत्रास तंत्रास, ये बेसिकली कंसिडर करा गया था। और ये इसके सपोर्टर्स थे पालास। जो पालास डायनेस्टी थी वो बेसिकली वज्रयाना को फॉलो करती थी। अच्छा, मंत्रास तंत्रास या फिर सुपर पावर्स आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम मंत्रास तंत्रास को अगर कंसिडर करेंगे तो हमें सुपर पावर्स मिल पाएंगी। तो ये पाला डायनेस्टी के समय में सबसे ज़्यादा फॉलो होता था वज्रयाना। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो कनिष्क के समय में महायाना फॉलो किया जाता था, इसमें कंसिडर करा गया था कि गौतम बुद्धा का अगला अवतार होगा बोधिसत्वाहस, नेक्स्ट अवतार ऑफ बुद्धा। और हम जो सनातन धर्म है हमारा, उसमें गौतम बुद्धा का जो अवतार है वो बेसिकली कंसिडर करा जाता है कि भगवान विष्णु का 9th अवतार। वैसे भगवान विष्णु जी के बहुत अवतार हैं, लेकिन जो 10 सबसे इम्पोर्टेंट अवतारों में से 9th अवतार गौतम बुद्धा का कंसिडर करा जाता है।
और जो 10वां अवतार है वो कल्कि अवतार होगा, ये इन फ्यूचर के लिए आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसको 3 सेट ऑफ बुक्स में कंपाइल्ड करा गया था। इसको 3 पिताक्स भी हम कहते हैं, सूत पिताक, विनय पिताक, अभिधमा पिताक। अभिधमा पिताक तो लेटर ऑन जब अशोका के समय में इसको कंसिडर करा गया था, ये फिलोसफी है बुद्धिज्म की। विनय पिताक कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड गवर्निंग संघा एंड मॉन्क्स, जो मॉन्क बनना चाहते हैं। संघ क्या होते हैं, देखो एक तो गौतम बुद्धा है, गौतम बुद्धा के बाद मॉन्क्स आएंगे, मॉन्क्स के बाद संघ आएंगे, ये संघ प्रचार करेंगे, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और उसके बाद सूत पिताक सरमन्स एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा ने अपने समय में सरमन्स दिए थे और टीचिंग बुद्धा की वो कंसिडर करी गई है। उसके बाद बिंबिसार, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम कंसिडर कर लेते हैं। बिंबिसार वाज द किंग ऑफ मगध व्हेन सिद्धार्था बिकेम द बुद्धा। और पहला सरमन कहाँ दिया था, डियर पार्क में, इसको कहा जाता है इस्पताना। उसके बाद पहला सरमन जो बुद्धिज्म में हुआ था, इसको सेट इन मोशन द व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है, वही धर्म चक्र परिवर्तन आप कह सकते हो, इंग्लिश में इसको सेट इन मोशन द व्हील ऑफ द लॉ, एक ही बात है। 5 मॉन्क्स कौन कौन से थे, कौंडाना, वपा, भाड्या, महानामा, असागी, और इनको पंचवर्गीय कहा जाता है। और भिक्षु कहा जाता है जो मॉन्क बनते हैं उनको। एंड गौतमी इनकी मदर थी, जो बेसिकली फर्स्ट नन बनी थी, और इनकी ही परमिशन से कोई भी फीमेल ज्वाइन कर पाती थी। बुद्धास विजिट टू प्रीच सरमन, कहाँ कहाँ पर अपना सरमन दिया इन्होंने, सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र। वेस्ट में कौसम्बी के बाद इन्होंने ट्रैवल नहीं करा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन कौन से किंग ने एक्सेप्ट किया था, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, उदयना एंड भाद्रिक। उसके बाद देखिए, अनंदा वाज विद द बुद्धा एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो अनंदा जो इनके डिसिपल थे वो बुद्धा की डेथ के समय इनके साथ थे कुशीनगर में। एंड बुद्धास के लास्ट वर्ड क्या थे, ऑल कंपोजिट थिंग डिके स्ट्राइव डिलीजेंटली। आफ्टर हिज डेथ बुद्धास की जो वर्शिप हम किस तरह करते थे, एक तो सिंबल्स की फॉर्म में, जैसे स्तूप्स बनाए गए थे इनके जो रेलिक्स हैं उनसे, और ट्री जो बॉड ट्री है उसको एक एनलाइटमेंट की फॉर्म में देखा जाता था। और जब क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट हुआ, मतलब 1 AD स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो गौतम बुद्धा की जो इमेज है उससे भी वर्शिप होना स्टार्ट हो गया था। और नालंदा इंपॉर्टेंट सेंटर होता था, अगर किसी भी पर्सन ने बुद्धिस्ट से रिलेटेड नॉलेज ग्रैब करनी है तो पाला किंग के समय में यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट करी गई थी। और बहुत सारे मिशनरीज आए, एक मिशनरी थे जिनका नाम था पद्मा संभवा, ये तिब्बत गए थे और इन्होंने बहुत सारे लोगों को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद पिलीग्रिम्स आते रहते थे चाइना से, जैसे हिंग सांग आए, सिंह आए, तो ये बेसिकली जो बुद्धिज़्म की डॉक्ट्रिन है उसको लर्न करने के लिए आते थे। एंड बुद्धिज़्म में जो विपासना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्रेयर से, मतलब मेडिटेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखना है, जो विनय पिटाक है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है, इसको सर्च किसने किया था, हिंग सांग ने। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मुश्किलों से इन्होंने सर्च किया था, इसको ढूंढ पाए थे विनय पिटाक को। उसके बाद हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर जटाक स्टोरीज में देखने को मिलेंगे, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, और संस्कृत में इसको कहा जाता है जटाका माला। एंड पार्ट ऑफ सूत पिताक, इसको खुदा का निकाया कहा जाता है, सिमिलर टू फोकलोर लिटरेचर। 550 मॉरल स्टोरीज लिखी हुई हैं बुद्धा से रिलेटेड। एंड अदर बुक्स कौन कौन सी है, बुद्धा चरित्रा, ये लिखी गई थी अशु घोष के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ये एक तरह से बायोग्राफी है जो कि अशु घोष के द्वारा लिखी गई थी। मिलिंद द पानो, ये एक स्टोरी है जो नागसेना ने लिखी थी, और ये बेसिकली जो नागसेना स्टोरी की फॉर्म में बुद्धिज़्म से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं, किसको, मानेंद्र को, इसको कहा जाता है मिलिंद द पानो। उसके बाद स्तूप्स, स्तूप्स बेसिकली क्या है, जहाँ जहाँ वर्शिप करी जाती है, जहाँ रेलिक से बेसिकली स्तूप्स बनाए गए थे। ओल्डेस्ट स्तूप कौन सा है, पीपरी, वहाँ ये लुम्बनी में है। बिगेस्ट स्तूप कौन सा है, बोरो बंदर स्तूप, इंडोनेशिया में। एंड सारनाथ में आपको स्तूप देखने को मिलेगा, सांची में, सासाराम में। एंड चैत्या क्या है, प्रेयर हॉल विद द स्तूप, जहाँ पर एक प्रेयर हॉल बना हुआ है, रॉक कट आर्किटेक्चर से ये प्रेयर हॉल आपको देखने को मिलेगा। एंड कार्ला केव्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नासिक के आसपास, अजंता केव्स, बारबरा केव्स, अलोरा केव्स। उसके बाद विहारास, विहारास क्या है, जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, रेस्ट हाउस ऑफ मॉन्क्स, ये आप बिहार में भी देख सकते हो। नॉर्मली रॉक कट केव्स ही होती हैं अभी। और नालंदा कंस्ट्रक्टेड बाय कुमारगुप्त, जो नालंदा में ये केव है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे मॉन्क्स देखने को मिलेंगे, इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने। एंड अलोरा में भी आपको इस तरह की केव्स देखने को मिलेंगी।
उसके बाद देखिए ये है बुद्धिस्ट सर्किट। ये एरियाज़ आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये एरिया डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जैसे कपिल वस्तु है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है, वैशाली है, नालंदा है, राजगीरा है, बोधगया है, सारनाथ है, वाराणसी है, श्रावस्ती है। ये कुछ एरिया हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे बुधा सर्किट से। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हमने सभी की सभी जो स्टैटिक इन्फो है, जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी कवर कर लिए हैं। अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।